So in the last class we talked about the chemical coordination, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से केमिकल्स, डिफरेंट बॉडी के केमिकल्स आपकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर सल्फेरस था, फिर एंडोक्राइन हार्मोन्स थे, फिर न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन्स थे, फिर पैराक्राइन था, ऑटोक्राइन था, साइटोकाइन था। ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा था कि भाई इस पैराक्राइन की एग्जांपल क्या है, ऑटोक्राइन की एग्जांपल क्या है, साइटोकाइन की एग्जांपल क्या है। फिर हमने स्टार्ट किया था ग्लैंड्स के बारे में। हम वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द ग्लैंड्स, व्हाट आर ग्लैंड्स, देन वी डिस्कस्ड अबाउट द देन वी डिस्कस्ड अबाउट द कैटेगरीज ऑफ द ग्लैंड, जिसके अंदर हमने पढ़ा था एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, देन द क्लासिफिकेशन। Okay, then we discussed about the classification of the classification of the hormone, जिसके अंदर हमने पैप्टाइड पढ़ा था, प्रोटीन पढ़ा था, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव पढ़ा था, ग्लाइकोप्रोटीन पढ़ा था, स्टीरॉइड पढ़ा था। फिर उनकी डिफरेंट क्लासेस हमने पढ़ी थी अमाइनो एसिड डेरिवेटिव की। एक थायराइड हार्मोन थे, ठीक है, जो टायरोसिन डेरिवेटिव थे। फिर ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव हमने पढ़े। फिर हमने क्लासिफिकेशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इन दैट वी डिस्कस अबाउट द ग्रुप वन ग्लैंड्स, देन द ग्रुप वन हार्मोन्स, देन ग्रुप टू हार्मोन्स। ठीक है। इनके बारे में हमने डिस्कशन की थी। फिर हमने पढ़ा था ग्रुप वन हार्मोन्स का मैकेनिज्म, मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म, जिसके अंदर हार्मोन जो है वो आपके सेल के अंदर जाता था और उसका रिसेप्टर मूव करता था फ्रॉम द साइटोप्लाज्म और फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द डीएनए, और फिर सारा मैकेनिज्म चल रहा होता था। ठीक है। नॉर्मली ये हार्मोन लाइपोफिलिक होते थे। वहाँ पे मैंने एक चीज़ डिस्कस की थी, मैं यहाँ पे उसकी क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ। कौन से हार्मोन जो है वो आपका ग्रुप वन हार्मोन्स है, तमाम के तमाम स्टीरॉइड हार्मोन्स और अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। सर अमाइनो एसिड डेरिवेटिव में तो कैटेकोलामीन्स भी आ जाता है, तो सर क्या वो भी इस तरीके से काम करते हैं? नहीं। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव में सिर्फ थायराइड हार्मोन का याद रखना है, थायराइड हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन में भी आपने जो क्लासिकल नाम याद रखना है वो T3 T4 का याद रखना है। ठीक है सर, कैल्सिटोनिन क्यों नहीं, इसका जवाब मैं इंशाल्लाह आज दूंगा। T3 और T4 ये नॉर्मली जो है वो इस मैकेनिज्म से काम करते हैं। ये क्लैरिफिकेशन यहाँ पे हो गई। अच्छा, उसके अलावा ग्रुप टू हार्मोन्स के बारे में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम होता है। अब सेकेंडरी मैसेंजर्स क्या होते हैं वो भी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे था आपका साइक्लिक एएमपी, और जो काम कर रहा होता था वो एडेनाइल साइक्लेज करता था, जो एटीपी को कन्वर्ट करता था साइक्लिक एएमपी के अंदर। देन हमने डिस्कस किया था डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। और सर फिर हमने डिस्कशन की थी हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस में हमने पढ़ा था वेजिटेटिव फंक्शन, एंडोक्राइन फंक्शन। देन वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज हाइपोथैलेमस, व्हाट इज हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर, हाइपोथैलेमिक इनहिबिटिंग फैक्टर्स। देन वी डिस्कस अबाउट द हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। तो पोर्टल सिस्टम के अंदर एक ऑर्गन होता है और दूसरा ऑर्गन होता है, उन दोनों के दरमियान कनेक्शन होता है। हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम के अंदर ऑर्गन वन जो है वो हाइपोथैलेमस है। देन ऑर्गन टू की अगर मैं बात करूं, ऑर्गन टू इज पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोफाइसिस। ठीक है, हाइपोफाइसिस या आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये हो गया। देन हमने हाइपोथैलेमिक फैक्टर्स पढ़े थे, रिलीजिंग फैक्टर, इनहिबिटिंग फैक्टर्स। इन रिलीजिंग फैक्टर्स के अंदर हमने पढ़ा था GHRH, TRH, CRF, GnRH, सोमैटोस्टैटिन, PIF और MIH। देखो याद रखना, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर सोमैटोस्टैटिन क्या है। देखो वर्ड स्टैटिन का मतलब होता है स्टॉप। तो सोमैटोस्टैटिन वो हार्मोन है जो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को स्टॉप करता है। स्टैटिन कहते हैं स्टॉप हो जाना, स्टैटिक हो जाना, स्टैटिन से निकला है। जबकि ग्रोथ हार्मोन को आप सोमेटोट्रोफिन कहते हो। सोमेटो सोमेटोट्रोफिन। तो आई कैन से दैट सोमेटोट्रोफिन सिक्रीशन इज इनहिबिटेड बाय द सोमेटोस्टैटिन। यस और नो? यस और नो? ठीक है, चलो। देन वी डिस्कस अबाउट
the TRH, the CRF, the GnRH, the somatostatin, PIF, and the MIH. ठीक है, MIH बोले तो melanocyte inhibiting hormone, that is ultimately going to inhibit the secretion of the MSH, melanocyte stimulating hormone. ठीक है, then we discussed the today's topic is basically the pituitary gland, जिसको आप हाइपोफाइसिस भी कहते हो. ठीक है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करूं तो पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर कोई आपसे पूछ ले कि सर पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन है या एंडोडर्मल इन ऑरिजिन है, तो आपका जवाब क्या होगा भैया? प्लीज डू लेट मी नो. हाउ कैन यू से दैट पिट्यूटरी ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड इज ectodermal, endodermal, or mesodermal in origin? I want your answer. The answer is quite simple. भैया आपने सिर्फ लॉजिक लगानी है. आपका नर्वस सिस्टम कहाँ से डेवलप होता है? हाँ भाई, लॉजिक लगाओ. अच्छा देखो, अब ये बड़ा क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, इसको भी अभी डिस्कस भी करूंगा कि अ, हाँ, अभी मैं इसको वैसे डिस्कस भी करूंगा. बट देखो, याद रखना कि क्योंकि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो जुड़ा हुआ है आपके हाइपोथैलेमस से, तो इसका ओरिजिन भी कहाँ से है? इसका ओरिजिन एक्टोडर्म है. ठीक है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है. बस ये याद कर लो. अच्छा, फिर हमने ये पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, दिस पिट्यूटरी ग्लैंड एक्चुअली इज एक्चुअली connected with the is actually connected with the hypothalamus. This is the hypothalamus, and it is connected with the hypothalamus with the help of the stalk, and that stalk is the infundibulum. So infundibulum is going to actually connect the hypothalamus with the hypophysis or the pituitary gland. Then we discussed that pituitary gland actually एक डिप्रेशन के अंदर होता है, एंड दैट डिप्रेशन इज कॉल्ड द सेलर टर्शिका. नहीं याद होता छोड़ दो, कोई मसला नहीं है. फिर हमने ये पढ़ा था कि आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, this is very important. Why pituitary gland is important? Because pituitary gland is divided into three parts. Pituitary gland is divided into how many parts? The pituitary gland is divided into three parts, and the three parts are basically the anterior pituitary, the intermediate pituitary, and the posterior pituitary. ठीक है, अब हमने ये डिस्कशन कर रखी है, मैं यहाँ पे लिखता भी रहता हूँ. पिट्यूटरी ग्लैंड को आप डिवाइड कर सकते हो. पिट्यूटरी ग्लैंड pituitary gland is divided into three parts: anterior pituitary, then intermediate, and then the posterior pituitary. ठीक है, फिर हमने पढ़ रखा था कि एंटीरियर पिट्यूटरी को आप पार्स डिस्टैलिस भी कहते हो. देन पोस्टीरियर इंटरमीडिएट पिट्यूटरी इज कॉल्ड द मीडियन लोब, या पार्स इंटरमीडिया भी कहते हो. ठीक है, दोनों नाम मिलते हैं. एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी को आप पार्स नर्वोजा, पार्स नर्वोजा भी कह रहे होते हो. अच्छा, कुछ किताबें एक और बेहतर वर्ड इस्तेमाल करती हैं. वो है आपके पास क्या? वो है आपके पास एडेनो हाइपोफाइसिस. सर ये एडेनो हाइपोफाइसिस क्या है? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पार्स डिस्टालिस प्लस पार्स इंटरमीडिया इज कॉल्ड द एडेनो हाइपोफाइसिस. सो एडेनो हाइपोफाइसिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्स डिस्टालिस विद द पार्स इंटरमीडिया, एंड दैट इज द क्लासिकल थिंग. ठीक है. ठीक है, so we discussed about the pars, the adenohypophysis, and that we discussed about the pars distalis and the pars intermedia, which is going to form the adenohypophysis. ठीक है, adenohypophysis. Then we discussed about the intermediate lobe. Intermediate lobe के बारे में मैंने आपको बताया होगा कि intermediate lobe is reduced in humans.
सो इंटरमीडिएट लोब ह्यूमंस के अंदर रिड्यूस है, और इसका काम क्या है वो हमने आगे देखना है, ठीक है। वो क्या काम है, किस तरीके से काम करता है, वो सब हमने आगे देखना है। द थर्ड थिंग इज द पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसको हमने न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहा था, ठीक है। तो ये आप तीन चार चीज़ें जो है वो याद रख सकते हो। आई होप कि दिस इज ऑल अबाउट आर रिकैप, एंड इतना रिकैप जो है वो क्लियर होगा। डू लेट मी नो बच्चों, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। Do let me know. I'm waiting for your responses. Just forget about the seller Tershika. ठीक है, that is not that much important. That is not that much important. चलो, कितना क्लियर है? कैन वी मूव फॉरवर्ड? मजा आ रहा है? अच्छा, याद रखना, हम ग्लैंड को पढ़ेंगे तीन बड़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स के अंदर। सबसे पहले हम ग्लैंड की बेसिक सबसे पहले हम ग्लैंड की बेसिक एनाटमी पढ़ेंगे। एनाटमी का मतलब है वो किस तरीके से दिखता है। एंड the second thing we are going to discuss about the functions of the or hormones of the gland, and the third thing is the clinical correlation। सर ये clinical correlation क्या है? clinical correlation का मतलब ये है कि हम उस हार्मोन की कमी या ज्यादती से होने वाले मसाइल को जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सा आज एम होगा, एंड आई होप कि दिस इज क्वाइट क्लियर, ठीक है। हम इंटरमीडिएट भी पढ़ेंगे, तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। स्टार्ट करें भैया? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, ताकि आज की क्लास हम स्टार्ट कर लें। ठीक है, चलो। अब हमने जो बेसिक डिस्कशन आज करनी है ना, दैट इज अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड, द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द बेसिक फंक्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आई होप कि काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो आप लोगों को क्लियर होंगी। अब हमने देखो, अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, एंड दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके लिए आई वांट अ डायग्राम, और वो डायग्राम मैं यहाँ पे ले आता हूँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। सर, वाई दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। इतने सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं ना, तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि कितने कॉन्सेप्ट इसके अंदर से आपके निकल रहे होंगे, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि सर इसके अंदर ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको बड़े इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। तो अभी हम डिस्कशन करते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है, सही है। देखो बच्चा, गौर से सुनना कि आपके जो हाइपोथैलेमस के जितने भी हॉर्मोन्स हैं ना, जो नॉर्मली आपके किस पे एक्ट कर रहे होते हैं, जो नॉर्मली आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से डिफरेंट सिक्रीशंस करवा रहे होते हैं। याद है हमने हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। सो सर, व्हाई हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड? कोई मुझे बता सकता है हाइपोथैलेमस को मैंने मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों कहा था? एनीवन, आई वांट योर आंसर। Why hypothalamus is called the master of master gland? Because hypothalamus is going to control the secretions of the pituitary gland. याद रखना, जो हमारे पास ये जो anterior pituitary है ना, this anterior pituitary is called the master gland. Sir, why it is called the master gland? Because ये body की different, body से निकलने वाली different hormones की secretion को control करता है। That's why anterior pituitary is called the master gland. इस मास्टर ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है? इस मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। दैट्स व्हाई द हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अब होता यह है कि हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को कैसे कंट्रोल करता है? यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं डिफरेंट, यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, ये देखो, ये आपको नजर आ रहे हैं डिफरेंट न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स अपनी सिक्रीशन कर रहे हैं, ये देखो, इस पोर्टल सिस्टम के अंदर, जिसे आप हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम कहते हो। देखो, इन्होंने अपनी सिक्रीशंस की कहाँ पे? यहाँ पे ब्लड में। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो, वेट, ठीक है, जस्ट वेट। ये देखो, इन्होंने अपनी सिक्रीशंस की
इस पोर्टल सिस्टम में, और इस पोर्टल सिस्टम से ये सिक्रीशन कहाँ पे आ गई, ये इस पोर्टल सिस्टम से सिक्रीशन आ गई यहाँ पे, और यहाँ पे इन्होंने रिलीज होने के बाद एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट किया, और एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या करवाया, डिफरेंट हार्मोन्स की सिक्रीशन करवाई। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब हम पहले बात करेंगे किसकी, अब हम पहले बात करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी की, देन वी विल टॉक अबाउट द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सर हम इंटरमीडिएट पिट्यूटरी को नहीं पढ़ेंगे, उसका बस एक बेसिक सा ओवरव्यू पढ़ेंगे, एक पॉइंट है जो हमने डिस्कस करना है, दैट इज ऑल अबाउट द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पार्स डिस्टालिस, जिसे आप एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड या एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हो। सर ये पार्स डिस्टालिस क्या है भैया, पार्स डिस्टालिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई पार्स डिस्टालिस इज इंपॉर्टेंट, मैंने आपको डिस्कस करके बताया कि हमारे पास जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ना, दैट एंटीरियर पिट्यूटरी इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, बिकॉज ये बॉडी में होने वाली डिफरेंट सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है। सर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से एंटीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले डिफरेंट हार्मोन्स जो है वो बॉडी की डिफरेंट सिक्रीशंस को कंट्रोल करते हैं? याद रखना बच्चा, हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी या पार्स डिस्टालिस से रिलीज होने वाले हार्मोन्स को आप ट्रॉफिक हार्मोन्स भी कहते हो। दे आर कॉल्ड द ट्रॉफिक हार्मोन्स। सर व्हाई दे आर कॉल्ड द ट्रॉफिक हार्मोन्स, व्हाई दे आर कॉल्ड द ट्रॉफिक हार्मोन्स, या कुछ किताबें इसे ट्रॉफिन्स का भी नाम देती हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रॉफिन्स। ठीक है सर, वाई दे आर कॉल्ड द ट्रॉफिन्स, या आपकी जो बलूचिस्तान की बुक है ना, वो ये कहती है कि दे आर द प्राइमरी हार्मोन्स। ठीक है, कुछ हार्मोन्स को प्राइमरी हार्मोन्स कहती है, वो अभी हमने डिस्कशन करनी है। बट याद रखना, ट्रॉफिक हार्मोन्स या ट्रॉफिन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो दूसरे हार्मोन्स की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं। दे आर गोइंग टू स्टिमुलेट अदर हॉर्मोन्स, दे आर स्टिमुलेटिंग द अदर हॉर्मोन्स। अच्छा सर, कौन से हॉर्मोन्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं? ठीक है, देयर आर बेसिकली सिक्स सिक्स हॉर्मोन्स जिनकी ये सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। खैर वो अभी हमने डिस्कशन में देखना है कि किस तरीके से ये काम कर रहे होते हैं। बट बट याद रखना, पास डिस्टेलिस से, अच्छा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सर तमाम के तमाम एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले ट्रॉफिक हार्मोन है? नहीं। सम बुक सेज दैट आउट ऑफ सिक्स, ये कितने हार्मोन सिक्रीट करता है? छः। छः हार्मोन सिक्रीट करता है। इन छः में से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन छः में से चार ऐसे हैं जो आपकी ट्रॉफिक हार्मोन है, जबकि दो ऐसे हैं जिन्हें आप प्राइमरी प्राइमरी हॉर्मोन्स का नाम देते हो। सर ये प्राइमरी हॉर्मोन्स क्या है? ठीक है, प्राइमरी हॉर्मोन्स क्या है, इस पे डिस्कशन कर लेते हैं भाई, फिर आगे जाके हम इनकी सिक्रीशंस को पढ़ लेंगे। ठीक है, प्राइमरी हॉर्मोन्स क्या होते हैं? देखो, प्राइमरी हॉर्मोन्स वो हॉर्मोन्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, दूसरे हार्मोन की सिक्रीशन नहीं करवाते, बल्कि दे डायरेक्टली अफेक्ट दे डायरेक्टली अफेक्ट द बॉडी। या तो ये डायरेक्टली बॉडी को इफेक्ट करते हैं, या ये एक्सोक्राइन ग्लैंड को इफेक्ट करते हैं। सर कौन से आपके ट्रॉफिक हार्मोन्स हैं और कौन से आपके प्राइमरी हार्मोन्स हैं, इसको डिस्कस कर लें। बिल्कुल करते हैं भैया, टेंशन की बात ही नहीं है। सही है, चलो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमने डिस्कस करना है कि भाई पार्स डिस्टालिस से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। पार्स डिस्टालिस या एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं? तो सबसे पहला हार्मोन, मैं पहली जो कैटेगरी लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं ट्रॉफिक हार्मोन्स की। ट्रॉफिक हार्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रॉफिक हार्मोन की कैटेगराइजेशन कर रहा हूं। द फर्स्ट ट्रॉफिक हार्मोन which we will going to be discuss is what is the सबसे पहले आपकी नेक में कौन सा आ जाता है? सबसे पहले आपके नेक में आ जाता है थायराइड। तो थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला जो हार्मोन है दैट इज टीएसएच। टीएसएच बोले तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो द फर्स्ट ट्रॉफिक हार्मोन, सो द फर्स्ट हार्मोन दैट इज द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देन आपके पास आ जाता है एसीटीएच, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एसीटीएच। ठीक है, चार आपके पास ट्रॉफिक हार्मोन है, दो आपके पास प्राइमरी हार्मोन है। तो टीएसएच हो गया, एसीटीएच हो गया, देन आपके पास आ जाता है एफएसएच,
एंड एल एच, ठीक है, FSH एंड LH, FSH एंड LH। कुछ किताबें FSH और LH को कंबाइन वे में गुनेडोट्रॉफिन का भी नाम देती हैं। क्यों गुनेडोट्रॉफिन का नाम देती हैं? क्योंकि आपको याद होगा कि इनके लिए हाइपोथैलेमस से एक रिलीजिंग फैक्टर आता था। उस रिलीजिंग फैक्टर का नाम क्या था? बोलो जी मेरे साथ। मजा आ रहा है भैया? हाँ, GnRH चाहता था, ठीक है, GnRH चाहता था। शाबाश। फिर आपके पास ये चार जो हार्मोन्स हो गए ना, ये चार क्योंकि दूसरे हार्मोन की सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड द ट्रॉफिक हार्मोन्स। दिस कैटेगरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर कॉल्ड द ट्रॉफिक हार्मोन। आपकी सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड ने तमाम हार्मोन्स को ट्रॉफिक हार्मोन की कैटेगरी में रखा है, बट दिस क्लासिफिकेशन इज क्वाइट रॉन्ग। ठीक है, फिर आपके पास जो तीसरा जो आपके पास पांचवा हार्मोन आ जाता है, जो आपकी बॉडी को डायरेक्टली एक्ट करता है या एक्सोक्राइन ग्लैंड को एक्ट करता है। अगर मैं बॉडी को एक्ट करने वाले की बात करूं तो दैट इज सोमेटोट्रोफिन। सोमेटोट्रोफिन। अब सर इसके नाम में सोमेट्रोफिन आ रहा है। देखो, आई नो इसके नाम में ट्रोफिन आ रहा है, बट ये डायरेक्टली बॉडी को इफेक्ट करता है। दूसरे हार्मोन की सिक्रीशन भी करवाता है, बट इसका जो इफेक्ट है ना वो डायरेक्टली है। इसे आप ग्रोथ हार्मोन का भी नाम देते हो। एंड द लास्ट वन इज द and the last one is the hormone which is going to actually affect the mammary gland, and that is the prolactin। PRL का मतलब है प्रोलैक्टिन। इन दोनों को बलूचिस्तान बोर्ड की किताब प्राइमरी हार्मोन में कैटेगराइज करती है। किसके अंदर कैटेगराइज करती है? प्राइमरी हार्मोन के अंदर कैटेगराइज करती है। तो इतना क्लियर है भाई? इज इट क्लियर? MSH कहाँ आता है वो अभी डिस्कशन करनी है, अभी रुक जाओ। MSH पे डिस्कशन हम करेंगे, सुकून से करेंगे, इसके लिए टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, हाँ, जब LH को डिस्कस करेंगे तो बताऊंगा। LH को आप ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हो। क्यों कहते हो उस पर हम डिस्कशन इंशाल्लाह करेंगे। अब जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि हमारे पास हाँ, मैं जो बात कर रहा था वो क्या कर रहा था, मैं ये बात कर रहा था कि हमारे पास जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ना, इस एंटीरियर पिट्यूटरी की सिक्रीशन एक्चुअली रिलीज कैसे होती है? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंटीरियर पिट्यूटरी की सिक्रीशन रिलीज ऐसे होती हैं कि आपके पास ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये जो आपको नजर आ रहा है हाइपोथैलेमस पे, हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियस अपनी सिक्रीशन करते हैं इस पोर्टल सिस्टम के अंदर। इस पोर्टल सिस्टम से सिक्रीशन नीचे आती हैं और आपके एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करती हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी में, दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर याद रखना चाहो रख सकते हो, नहीं याद रखना चाहो नहीं याद रखना, क्योंकि डिफरेंट बुक्स के अंदर ये बात लिखी है, कुछ किताबों के अंदर ये बात नहीं लिखी। अगर आपकी किताब के अंदर नहीं लिखी है आप भूल सकते हो, ठीक है। अब क्या बात मैं आपको बताने वाला हूं, एंटीरियर पिट्यूटरी में पांच तरह के सेल्स होते हैं। कितनी तरह के सेल्स होते हैं भाई? फाइव टाइप्स ऑफ, फाइव टाइप्स ऑफ सेल्स इन एंटीरियर पिट्यूटरी। कौन से सेल्स हैं? नंबर वन जिन्हें आप कहते हो सोमेटोट्रॉफ्स। सोमेटोट्रोप्स, ठीक है। सोमेटोट्रॉफ्स वो सेल हैं जो सिक्रीशन करेंगे, नाम ही बता रहा है, GH, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन करेंगे। देन हमारे पास जो दूसरे आपके आ जाएंगे सेल, दैट इज द कॉर्टिकोट्रॉप्स, ठीक है। कॉर्टिकोट्रॉप्स किसकी सिक्रीशन करेंगे? नाम सब कुछ बता रहा है। बोलो मेरे साथ, आई वॉन्ट योर आंसर, किसकी सिक्रीशन करेंगे? हाँ, कॉर्टिसोल नहीं, ACTH की सिक्रीशन करेंगे। एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन की सिक्रीशन करेंगे। देन द थर्ड कैटेगरी ऑफ सेल इज बेसिकली द थायरोट्रॉफ। थायरोट्रॉफ किसकी सिक्रीशन करेंगे? थायरोट्रॉप्स, ठीक है। थायरोट्रॉप्स किसकी सिक्रीशन करेंगे? थायरोट्रॉप सिक्रीशन करेंगे आपके TSH की, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। देन द फोर्थ कैटेगरी इज हमारे पास लेक्टोट्रॉफ्स। लेक्टोट्रॉफ किसकी सिक्रीशन करेंगे? आई वांट योर आंसर। लेक्टोट्रॉफ किसकी सिक्रीशन करेंगे? तो लेक्टोट्रॉफ की अगर मैं बात करूं, लेक्टोट्रॉफ आपके प्रोलैक्टिन की, PRL का मतलब है प्रोलैक्टिन।
प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन करेंगे। देन आपके पास जो लास्ट कैटेगरी है दैट इज द गोनेडोट्रॉप्स। गोनेडोट्रॉप्स किसकी सिक्रीशन करेंगे, जल्दी बोलो। गोनेडोट्रॉप किसकी सिक्रीशन करने चाहिए? यस, एफएसएच एंड एलएच। तो एफएसएच और एलएच की सिक्रीशन कौन करेगा? गोनेडोट्रॉफ करेंगे। सर हमारी बुक में तो ये किताब, ये सेल्स के नाम नहीं लिखे, नहीं लिखे, भूल जाओ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। नहीं लिखे आप बोल सकते हो। अच्छा, अब मैंने क्या याद रखना है? अब मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट बात है ना, वो ये है कि हमारे पास इन सेल से रिलीज होने वाले हार्मोन्स क्या हैं और इन हार्मोन्स का काम क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पहले कुछ बात कर लेता हूँ हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले फैक्टर्स और किस तरीके से वो पिट्यूटरी से डिफरेंट सिक्रीशंस को रिलीज करवाते हैं। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे हाइपोथैलेमस, यहाँ पे लिखता हूँ मैं हाइपोथैलेमस, ठीक है। दिस इज हाइपोथैलेमस एंड दिस इज पिट्यूटरी। पिट्यूटरी, ठीक है। हाइपोथैलेमस से आता है GHRH। ये GHRH आता है और GHRH आके स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी के कौन से सेल्स को? सोमेटोट्रॉफ को। और पिट्यूटरी से क्या रिलीज होता है? आप कहोगे सर पिट्यूटरी से रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोफिन। सर इस ग्रोथ हार्मोन की केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है? याद रखना, ये ग्रोथ हार्मोन 191 अमाइनो एसिड की सिंगल चेन होती है। सो यू कैन से दैट इट इज कंपोज्ड ऑफ 191 अमाइनो एसिड इन अ सिंगल चेन। सर क्या ये याद रखना जरूरी है? याद रखना चाहो रख सकते हो, नहीं याद रखना चाहो नहीं याद रख सकते, ठीक है। द सेकेंड कैटेगरी इज द CRH, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि आपके पास आता है हाइपोथैलेमस से और ये नीचे आएगा, पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा और पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करके रिलीज करवाएगा ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। सर ये एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन की केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन सिंगल चेन 39 अमाइनो एसिड वाला एक आपके पास हार्मोन होता है, ठीक है। देन हमारे पास जो फोर्थ कैटेगरी आती है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, द फोर्थ कैटेगरी इज द TRH, थायरोट्रॉफ्स, ठीक है। थायरोट्रॉफ यानी सॉरी, थायरोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन TRH। ये TRH आएगा नीचे और आगे स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी के कौन से सेल्स को? थायरोट्रॉफ्स को। और थायरोट्रॉफ से रिलीज करवाएगा TSH। सर व्हाट अबाउट TSH? TSH एक ऐसा हार्मोन है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन है और इस ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर दो सब यूनिट होते हैं, एक होता है अल्फा सब यूनिट, एक होता है अल्फा सब यूनिट, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखूं अल्फा सब यूनिट और एक होता है बीटा सब यूनिट। अल्फा सब यूनिट के अंदर ये ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है और ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन के अंदर अल्फा सब यूनिट के अंदर 89 अमाइनो एसिड्स होते हैं एंड बीटा सब यूनिट के अंदर 112, ठीक है। 89 अमाइनो एसिड्स एंड यहाँ पे 112 अमाइनो एसिड्स होते हैं। आपकी किताब में लिखा है तो याद रखना है, वरना नहीं याद रखना भूल सकते हो, ठीक है। ये हो गया थायरोट्रोफिन, TSH के बारे में। देन द फोर्थ हार्मोन इज GnRH। GnRH आएगा ऊपर से और आके पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, कौन से सेल्स को? गोनेडोट्रॉफ्स को। और ये रिलीज करवाएगा FSH और LH, ठीक है, या गोनेडोट्रोफिन्स, ठीक है। अब ये FSH या LH क्या चीज है? देखो याद रखना कि FSH और LH के स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। ये भी एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है, इसके अंदर भी अल्फा यूनिट और बीटा यूनिट होते हैं। अगर मैं FSH की बात करूं तो पहले मैं FSH के लिए लिख लेता हूं, फिर यहाँ पे मैं LH के लिए लिख लूंगा। तो FSH के अंदर अल्फा सब यूनिट में 89 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, सेम अमाइनो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स। एंड बीटा के अंदर 112, ठीक है, 112 होते हैं, 112 अमाइनो एसिड। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के अंदर अगेन अल्फा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है। इसके अंदर से फर्क इतना है कि अल्फा चेन के अंदर 89 अमाइनो एसिड और बीटा चेन के अंदर, बीटा सब यूनिट के अंदर आपके पास 115 अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है, 115 अमाइनो एसिड होते हैं। देन द लास्ट कैटेगरी इज द factor which is releasing from the hypothalamus and that is
प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर जो केमिकली डोपामीन होता है, और ये डोपामीन नीचे आता है और ये इनहिबिट करता है किसकी सिक्रीशन को, ये इनहिबिट करता है आपके आपकी सिक्रीशन कौन सी भाई, प्रोलैक्टिन को, ठीक है। सो इट इज गोइंग टू इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन, PRL, प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, जो केमिकली प्रोलैक्टिन जो है वो 198 अमाइनो एसिड की सिंगल चेन होता है, ठीक है, 198, ठीक है, 198 अमाइनो एसिड की सिंगल चेन होती है। खैर, ये तो बेसिकली बात हो गई अल्फा चेन और बीटा चेन के बारे में। अभी अभी मैं डिस्कशन इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये एक अलग कहानी है, ठीक है। इसको आप याद रखना चाहो याद रख सकते हो, नहीं याद रखना चाहो नहीं याद रखोगे, ठीक है, दैट इज मोर देन एनफ, ठीक है। फिर हमारे पास जो हमारी असल असल जो हमारी जो असल डिस्कशन है ना, वो इस चीज़ पे मैं यहाँ पे आपको एक चार्ट शो कर रहा हूँ। दिस चार्ट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं एक चार्ट ले आता हूँ ताकि ये चार्ट भी जो है वो आपको क्लियर होता रहे, ठीक है। इस चार्ट के अंदर वैसे सब कुछ ही लिखा हुआ है, बट ये चार्ट ले आता हूँ मैं, ज़्यादा अच्छा है। देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट एंड दिस इज गोइंग टू बी द मास्टर टेबल, दिस इज द मास्टर टेबल ऑफ योर थिंग, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन की अगर मैं बात करूं, ग्रोथ हार्मोन करता क्या है, ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी की ग्रोथ करवाता है। सर किन सेल्स पे ग्रोथ करवाता है, याद रखना, ये ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी की जनरल ग्रोथ करवाता है। जनरल ग्रोथ का मतलब है बोन की ग्रोथ करवाएगा, डिफरेंट सेल्स की ग्रोथ करवाएगा, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नॉर्मली ये क्या करता है, स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ IGF-1, ठीक है। अगर आप सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब खोलोगे ना, तो वहां पे लिवर में अगर आप किताब खोलो, और मैं आपको पेज भी बता सकता हूँ, जस्ट वेट, मैं आपको पेज भी बता देता हूँ, अगर सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब आपके पास है, ये है पेज नंबर आपका, हाँ ये है पेज नंबर आपका 103। 103 पर इन्होंने लिवर के साथ लिखा हुआ है IGF THPO, THPO छोड़ दो, IGF मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। वाई IGF इज इंपॉर्टेंट, इसकी डिस्कशन अभी मैं कर लेता हूं। वाई IGF इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका ग्रोथ हार्मोन लिवर से एक फैक्टर रिलीज करवाता है, दैट इज कॉल्ड IGF-1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 क्या काम करता है भूल जाओ, अगर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 का नाम भी याद नहीं रहता ना, नो प्रॉब्लम। अब ये बॉडी की ग्रोथ करवाता है, तो ग्रोथ के अंदर क्या होना चाहिए, लिपिड की स्टोरेज होनी चाहिए, ये लिपिड को तोड़ के बॉडी की डेवलपमेंट होनी चाहिए, बोलो भैया, आई वॉन्ट योर आंसर। बॉडी की डेवलपमेंट होना चाहिए, तो ये करवाता है लाइपोलिसिस, ठीक है, इट एक्चुअली स्टिमुलेट द लाइपोलिसिस। देन होना क्या चाहिए, ये बॉडी की ग्रोथ करवाएगा, ठीक है। ग्रोथ कैसे करवाएगा, हाँ, ये बॉडी की ग्रोथ करवाता है। अब कैसे ग्रोथ करवाता है, देखो सिंपल, ओके 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 ओके, जस्ट वेट, ठीक है। हम्म, तो मैंने आपको बताया कि बॉडी की ग्रोथ करवाएगा। अब ये बॉडी बॉडी की ग्रोथ कैसे करवाएगा, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये बॉडी के डिफरेंट सेल्स की साइज को बढ़ाता है, माइटोसिस बढ़ाता है उनके अंदर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ GH, ग्रोथ हार्मोन के बारे में बात करूँ, तो ग्रोथ हार्मोन कैसे काम करता है, बॉडी की ग्रोथ करवाता है। सर बॉडी की ग्रोथ कैसे होती है, बॉडी की ग्रोथ के अंदर ये कौन कौन से काम कर रहा होगा, बस जो काम मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना, वो आपने याद रखने, उसके अलावा आपने कोई काम याद नहीं रखना। नंबर वन, ये नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाएगा, नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाएगा, और नंबर ऑफ सेल्स एंड साइज ऑफ द सेल। जाहिर सी बात है, बॉडी की ग्रोथ करनी है तो सेल्स को बढ़ाना है नहीं बढ़ाना, बिल्कुल बढ़ाना है। माइटोसिस बढ़ानी है नहीं बढ़ानी, बिल्कुल बढ़ानी है, तो साइज ऑफ द सेल्स को भी बढ़ाएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो ये और भी कई सारे काम करता है। खास तौर पे अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये जो है वो आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाता है। सर प्रोटीन सिंथेसिस क्यों बढ़ाई जा रही है, आपकी बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स किससे मिलके बने, प्रोटीन से मिलके बने, तो ये आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस को भी बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है, प्रोटीन सिंथेसिस को भी बढ़ाता है। लाइपोलिसिस के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर ली, प्रोटीन सिंथेसिस को भी बढ़ा रहा होता है। सर और क्या बात हो सकती है, भाई प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ गई, व्हाट अबाउट द लिपिड लिपिड
सिंथेसिस, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये और भी कई सारे काम करता है। ये बेसिकली आपकी लाइपोलिसिस करता है, और लाइपोलिसिस यानी कि एडिपोज टिश्यू, वो टिश्यू जो जो आपकी बॉडी में फैट स्टोर करते हैं ना, दे आर कॉल्ड द एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू के अंदर फैट भरा होता है, उस फैट को तोड़ता है और उस फैट को लेकर आता है ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर मौजूद फैटी एसिड्स को इस्तेमाल करता है फॉर द एनर्जी पर्पस, ठीक है। अगेन मैं रिपीट करता हूं भाई, लेट सपोज ये एक एडिपोसाइट है। इस एडिपोसाइट से इसने फैट को तोड़ा, लाइपोलिसिस करवाई, और लाइपोलिसिस करवाने के बाद ये ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल के अंदर क्या आ गया? फैटी एसिड आ गया। ये जो फैटी एसिड है ना, ये इस फैटी एसिड को यूटिलाइज करेगा, और इस फैटी एसिड को यूटिलाइज करके एनर्जी बनाएगा। सर, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसीलिए ग्रोथ हार्मोन आपकी एक्सरसाइज के वक्त, जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। वो बेसिकली आपकी बॉडी में लाइपोलिसिस करवाता है और फैटी एसिड को इस्तेमाल करता है फॉर द एनर्जी पर्पस। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई डोंट नो मेनी मेनी ऑफ द पीपल नो या नहीं नहीं जानते। ये चीज हो गई। दूसरी बात ये कि बॉडी में ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को कम करता है। अब ये थोड़ा सा एक अजीब सा फैक्ट है, बट स्टिल यू हैव टू नो दैट इट एक्चुअली डिक्रीज द रेट ऑफ ग्लूकोज यूटिलाइजेशन। ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को कम करता है। खैर, ये आगे की चीजें, इसमें आप याद रखना चाहो तो याद रख लो, नहीं रखना चाहो तो नहीं याद रखो, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। इज इट क्लियर? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। यस, आप नहीं छापो नहीं बेटा। प्लीज प्लीज रिमेंबर, ये सब नोट्स आपको मिल जाएंगे, ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे। प्लीज फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, दिस इज द मास्टर कॉन्सेप्ट, एंड आई डोंट थिंक सो कि आज तक इतनी डिटेल के अंदर आपने कभी ग्रोथ हार्मोन को पढ़ा होगा। मैंने आपको क्या बताया? ये लाइपोलिसिस को स्टिमुलेट करेगा, ये लाइपोलिसिस को स्टिमुलेट करेगा, लाइपोलिसिस को स्टिमुलेट करेगा, और लाइपोलिसिस को स्टिमुलेट करने के बाद आपकी बॉडी में फैटी एसिड को इस्तेमाल करके एनर्जी बनाएगा। तो सर, क्या ये ग्लूकोज से एनर्जी बनाने को स्टिमुलेट करेगा या इनिबिट करेगा? ये ग्लूकोज से एनर्जी बनाने को स्टिमुलेट इनिबिट करेगा, यानी कि ग्लूकोज से एनर्जी नहीं बनाने देगा। डिक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि किसको इस्तेमाल करेगा? फैट को इस्तेमाल करेगा। सर, इसका फायदा क्या होगा? डिक्रीज्ड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। सर, इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होता है कि ग्रोथ के अंदर आपकी बॉडी में फैट जमा नहीं होता, बल्कि आपकी बॉडी के अंदर मसल्स की डेवलपमेंट होती है, आपकी बॉडी में हेल्दी ग्रोथ होती है। तो हेल्दी ग्रोथ के अंदर बेसिकली आपके फैटी एसिड का, बेसिकली आपके जो ग्रोथ हार्मोन है उसका बड़ा रोल होता है। आपने कभी देखा है बच्चों का? नॉर्मली बच्चों का, जब आप बच्चों को देखते हो ना, नॉर्मल जो बच्चे होते हैं जिनकी डाइट नॉर्मल होती है, उनका नॉर्मली पेट निकला होता है, लेकिन जैसे जैसे वो उम्र में बढ़ते हैं ना, उनका पेट अंदर चला जाता है, उनकी बॉडी में फैट कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर वेरियस अमाउंट के अंदर ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो जाता है। सर, क्या ग्रोथ हार्मोन एक खास मखसूस पीरियड तक रिलीज होता है? नहीं। ग्रोथ हार्मोन क्या खास मखसूस पीरियड तक रिलीज होता है? भाई, ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर, सोमेटोट्रोफिन आपकी बॉडी के अंदर सिर्फ आपकी जो है वो प्यूबर्टी तक नहीं आते, बल्कि ये प्यूबर्टी के बाद भी बड़े इंपॉर्टेंट है। सर, क्यों इंपॉर्टेंट है उस पर अभी हम डिस्कशन करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ग्रोथ हार्मोन का बोन पे क्या इफेक्ट होगा, तो आप क्या कहोगे? ग्रोथ हार्मोन ऑसिफिकेशन करवाएगा या नहीं करवाएगा? आई वॉन्ट योर आंसर। आई वॉन्ट योर आंसर। बिल्कुल करवाएगा, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टिमुलेट का मतलब है बढ़ाना, ठीक है। ओके, ठीक है। ये चीज हो गई। उसके अलावा ये बातें हो गई। ऑस्टियोब्लास्ट की स्टिमुलेशन करेगा। खैर, ये सब आगे की चीज़ है, बट स्टिल आप जो है वो देख सकते हो। सही है। ये चीज़ हो गई है। अच्छा, और क्या रह गया है? हाँ,
और क्या रह गया है सर? ग्रोथ हार्मोन रिलीज कब होता है? देखो, ग्रोथ हार्मोन एक तो जब प्यूबर्टी से पहले पहले बहुत अबंडेंट अमाउंट के अंदर रिलीज होता है। सर प्यूबर्टी के बाद रिलीज होता है? यस, प्यूबर्टी के बाद भी रिलीज होता है, और ये पल्सेटाइल मैनर के अंदर रिलीज होता है। पल्सेटाइल का मतलब है दिन में, यानी कि एक मखसूस टाइम पे ये बढ़ जाता है। मखसूस टाइम पे ये बढ़ जाता है, खास तौर पे जब इंसान सोता है ना। तो जब इंसान सोता है, खास तौर पे पोस्ट प्यूबर्टी ह्यूमन, पोस्ट प्यूबर्टी ह्यूमन का मतलब है वो इंसान जिसकी प्यूबर्टी हो चुकी है, प्यूबर्टी हिट कर चुका है। जब वो सोता है तो सोने के अंदर आपके एक्सेस अमाउंट में क्या रिलीज होता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। यानी कि रात के वक्त एक्सेस अमाउंट के अंदर ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। खास तौर पे शुरू के जो 2 घंटे होते हैं ना डीप स्लीप के, उस वक्त अच्छे खासे अमाउंट के अंदर आपका रिलीज होता है क्या भाई? आपका रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ओके। फिर अगर मैं बात करूं तो और कब कब रिलीज होता है? जब आप भूखे रहते हो, खास तौर पे तब जब आपकी बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है। अगर मैं यहां लिखूं तो व्हेन ग्रोथ हार्मोन रिलीज, ठीक है, या फैक्टर्स फैक्टर्स दैट रिलीज जीएच। तो पहला फैक्टर मैंने आपको बताया क्या भाई? पहला फैक्टर इज स्टारवेशन। जब आप नॉर्मली भूखे होते हो तो आपकी बॉडी के अंदर रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर इतने अच्छे अच्छे काम करता है। फिर अगर मैं बात करूं तो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो यहाँ पे होता है, दैट इज द हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है जब बॉडी ब्लड के अंदर शुगर लेवल कम होता है। जब ब्लड में शुगर लेवल कम होता है ना, इसीलिए कहा यह जाता है कि रोजे बड़े जबरदस्त होते हैं आपके वेट लॉस के अंदर। क्यों जबरदस्त होते हैं रोजे वेट लॉस के अंदर? क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया या स्टारवेशन की कंडीशन के अंदर, जब आप रोजे की कंडीशन के अंदर होते हो, स्टारवेशन कहते हैं भूखा रहने को, हाइपोग्लाइसीमिया जब आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम है, इन दोनों कंडीशंस के अंदर आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। यह आपकी बॉडी का फैट इस्तेमाल करता है, और फैट इस्तेमाल करके आपकी बॉडी में फैट की तादाद को कम कर देता है। इसलिए वेट लॉस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं रोजे। उसके अंदर भी हम पकोड़े समोसे खा के सारी बर्बादी कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा कब रिलीज होता है? एक्सरसाइज। इसीलिए जो आपके एथलीट्स है ना, ये नॉर्मली ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन जरूर लेते हैं। खैर वो आगे की चीजें हैं, बट एक्सरसाइज, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं और फैक्टर की बात करूं तो ये तीन तीन चार फैक्टर्स आप याद रख सकते हो। उसके अलावा एक और फैक्टर होता है, दैट इज द ट्रॉमा। जब भी आपकी बॉडी में ट्रॉमा होता है, कोई इंजरी होती है, तो ट्रॉमा की वजह से आपकी बॉडी ग्रोथ फेज के अंदर चली जाती है। दैट इज इंपॉर्टेंट। और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं, बट अगर आप इतने भी फैक्टर्स याद रख लो तो मोर देन एनफ, ठीक है। उसके अलावा उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ग्रोथ हार्मोन का और क्या क्या काम है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन का और क्या क्या काम है, ठीक है। चलो मैं डिस्कस कर लेता हूं। हम्म, 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 हम्म। हाँ, और ग्रोथ हार्मोन का क्या क्या काम है? देखो, ग्रोथ हार्मोन बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर बोन्स की ग्रोथ करवाता है। सर अगर एक शख्स है, उसके पेरेंट्स की हाइट नॉर्मल है, ठीक है, उसके पेरेंट्स की हाइट लेट सपोज टॉल है, लेकिन वो किसी भी वजह से डॉर्फ रह जाता है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई आया उसकी जेनेटिक्स के अंदर डॉर्फिज्म था, या वो ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से डॉर्फ रह गया है? तो बेसिकली उसके लिए हम ग्रोथ हार्मोन देते हैं। वो खैर आगे की चीज़ें, बट स्टिल अभी आप इतना भी याद रख लो, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। अब आ जाओ क्लिनिकल कोरिलेशन। अच्छा, क्लिनिकल कोरिलेशन से पहले वी हैव टू डिस्कस अबाउट मेंटल ट्रॉमा में कुछ ऐसा नहीं होता भाई। अच्छा, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के बारे में डिस्कशन कर ली। सीआरएच, सीआरएच किसको स्टिमुलेट करेगा? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन को। ये एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जाएगा एड्रीनल कॉर्टेक्स पे, और एड्रीनल कॉर्टेक्स है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जाएगा एड्रीनल कॉर्टेक्स से। जो पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जाएगा एड्रीनल कॉर्टेक्स पे, और एड्रीनल कॉर्टेक्स की सिक्रीशन करवाएगा। फिर इसी तरीके से टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जाएगा थायराइड पे, और थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, ठीक है। उसके अलावा गुनेरोट्रॉफिन्स, गुनेरोट्रॉफिन के अंदर आपके एफएसएच और एलएच आ जाता है। एफएसएच और एलएच का क्या काम है वो अभी हम आगे देखेंगे, बट इतना ये याद रख लो, दैट इज मोर देन एनफ। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रोलैक्टिन आपका मिल्क सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, मिल्क प्रोडक्शन को। दिस इज इंपॉर्टेंट सर, क्या याद रखना है? मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन कौन करता है? मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिल्क प्रोडक्शन करता है प्रोलैक्टिन। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सोचो अगर किसी भी वजह से हाइपोथैलेमस से पीआईएफ ना आए, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर ना आए, तो क्या होगा? मेरा एक सिंपल सा सवाल है। अगर किसी भी वजह से बॉडी में
TIH ना आए तो क्या होगा? क्या होगा? भाई प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर नहीं आ रहा, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर नहीं आ रहा, तो प्रोलैक्टिन का अमाउंट बढ़ गया, प्रोलैक्टिन का अमाउंट बढ़ गया तो बॉडी के अंदर मिल्क प्रोडक्शन एक्सेस हो गई। इसे आप कहते हो हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया के अंदर क्या होता है? मिल्क प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाती है। मेल्स के अंदर भी ये देखने को मिलता है और फीमेल्स के अंदर दिस इज क्वाइट कॉमन। भाई मिल्क प्रोडक्शन कब होती है? नॉर्मली मिल्क प्रोडक्शन होती है जब भी आपकी चाइल्ड बर्थ होगी, चाइल्ड बर्थ के बाद आप नॉर्मली मिल्क प्रोडक्शन देख रहे होते हो। बट अगर इसके अलावा कभी मिल्क प्रोडक्शन हो रही है ना एक्सेस अमाउंट के अंदर, भाई अभी चाइल्ड बर्थ नहीं हुई है, अभी कोई बेबी की बर्थ हुई नहीं है, कोई फीमेल ऐसी है जिसने अभी तक किसी बेबी को बॉर्न किया ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसको मिल्क सिक्रीशन हो रही है, तो वहां पे हम देख रहे होते हैं कि माइट बी पॉसिबल कि वहां पे क्या हो, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो। खैर ये थोड़ा क्लिनिकल साइड पे चला जाएगा, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इतना क्लियर है भाई? कैन वी मूव फॉरवर्ड? कैन वी मूव फॉरवर्ड? चलो, अब आ जाओ क्लिनिकल कोरिलेशन पे। सर ये क्लिनिकल कोरिलेशन का क्या मतलब है, और ये क्लिनिकल कोरिलेशन हम किसके पढ़ेंगे? ये क्लिनिकल कोरिलेशन हम बाकी हार्मोन्स के पढ़ेंगे या ग्रोथ हार्मोन के पढ़ेंगे? तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्लिनिकल कोरिलेशन। क्लिनिकल कोरिलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन की क्लिनिकल कोरिलेशन पढ़ेंगे। सर क्लिनिकल कोरिलेशन का क्या मतलब है? क्लिनिकल कोरिलेशन का मतलब यह है कि अगर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ जाए तब क्या होगा, अगर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाए तब क्या होगा, इस पे हमने डिस्कशन करनी है। ठीक है, तो अब मैं सिंपली अगर मैं आपको बोलूं ग्रोथ हार्मोन का मेन काम कौन से फेज में, प्यूबर्टी वाले फेज में, या नॉर्मली आपके प्यूबर्टी वाले फेज के अंदर है, या प्यूबर्टी के बाद वाले फेज के अंदर इसका ज्यादा काम है? तो आप कहोगे सर प्यूबर्टी वाले फेज के अंदर तो इसका ज्यादा रोल है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी की ग्रोथ करवाएगा, प्यूबर्टी के अंदर तो बॉडी की ग्रोथ ज्यादा होती है। तो हम इसी तरीके से क्लिनिकल कोरिलेशन को दो हिस्सों में पढ़ेंगे, बिफोर प्यूबर्टी या आप कह लो चाइल्डहुड। ठीक है, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, और यहां पे हम डिस्कशन करेंगे अडल्टहुड, यानी कि आफ्टर प्यूबर्टी, पोस्ट प्यूबर्टी। अब इन दोनों के अंदर क्या फर्क होगा? देखो, अगर मैं बिफोर प्यूबर्टी की बात करूं तो हाइपर सिक्रीशन अगर हो जाए, ठीक है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन अगर प्यूबर्टी से पहले हो जाए तो क्या होगा? बोलो। भाई जो काम ग्रोथ हार्मोन का था उसको अच्छा खासा बढ़ा दो। क्या काम था ग्रोथ हार्मोन का? ग्रोथ हार्मोन का काम था बोन की ग्रोथ करवाना, कार्टिलेज की ग्रोथ करवाना, बॉडी में जनरल ग्रोथ करवाना। तो क्या होगा, अगर अगर किसी भी वजह से ग्रोथ हार्मोन की ओवर सिक्रीशन हो जाए, ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाए बॉडी के अंदर बिफोर प्यूबर्टी, तो क्या होगा? गाइगेंटिज्म। गाइगेंटिज्म का मतलब है, जिसे जाइजेंटिज्म भी कहते हैं, गाइगेंटिज्म का मतलब है कि आपकी, गाइगेंटिज्म का मतलब क्या होगा भाई? सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो गाइगेंटिज्म का मतलब ये है कि जस्ट गिव मी अ मिनट। गाइगेंटिज्म का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में बिफोर प्यूबर्टी ग्रोथ हार्मोन का अमाउंट बहुत बढ़ गया है, बॉडी बहुत रैपिडली ग्रोथ कर गई है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो लॉन्ग बोन है, जो आपकी बोन्स हैं, नॉर्मली वो बंदा उसकी हाइट इतनी बढ़ जाएगी, कहा यह जाता है, कुछ किताबें ये कहती हैं कि अप टू 8 फीट, 8 फीट तक उसकी हाइट बढ़ सकती है। और नॉर्मली 8 फीट की बढ़ने की वजह से फिर इसके अंदर और भी कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बट स्टिल आप ये याद रख सकते हो कि 8 फीट तक हाइट बढ़ सकती है, और नॉर्मल हाइट बढ़ेगी 8 फीट तक। आलम चन्ना अगर आप जहन में लाना चाहते हो तो ये लेकर आ जाओ, सही है? ये होता है, ठीक है। अब आ जाओ आगे, सही है। ओके, आगे आ जाते हैं। तो सर अगर अडल्टहुड में सॉरी चाइल्डहुड में हाइपोसिक्रीशन हो जाए, हाइपोसिक्रीशन का मतलब है, हाइपोसिक्रीशन का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन।
तो डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन या डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन द चाइल्डहुड लीड्स टू व्हाट? अगर भाई चाइल्डहुड में ग्रोथ हार्मोन पूरा आ ही नहीं पाया, तो ग्रोथ हार्मोन पूरा ना आने की वजह से क्या होगा भाई? डार्फिज्म। भाई वहां पे बहुत ज्यादा हाइट हो गई थी, यहाँ पे डार्फिज्म। आपने कभी पिग्मी पिग्मी ट्राइब देखा है उसका? अफ्रीका का, अफ्रीका का पिग्मी ट्राइब देखा है? नहीं देखा तो जाके सर्च करना। पिग्मी ट्राइब वो ट्राइब है अफ्रीका के अंदर जो बहुत छोटे छोटे होते हैं। पिग्मी ट्राइब लिख लो अपने पास, वीडियो देख लेना जाके, बड़ी जबरदस्त इस पे आपको वीडियो मिल जाएगी, पिग्मी ट्राइब। तो ये जो पिग्मी ट्राइब होते हैं ना, इनके अंदर डार्फिज्म होता है, ये बोने होते हैं जिन्हें आप आम जबान के अंदर बोने कहते हो। तो बोने बोने क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर मसला होता है ग्रोथ हार्मोन के साथ। वो मसला डायरेक्टली ग्रोथ हार्मोन का नहीं होता, वो मसला जो है वो बेसिकली एक डिफरेंट वजह से होता है, सोमैटोमीडियंस की वजह से होता है। वो आपके लेवल पे नहीं है, बट ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा? डार्फिज्म होगा। अब डार्फिज्म के अंदर सिर्फ हाइट की कमी होगी? नहीं, मेंटल ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी। क्यों भाई? मेंटल ग्रोथ के लिए भी तो आपका ग्रोथ हार्मोन चाहिए ना। अगर मेंटल ग्रोथ, सॉरी 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 सॉरी, मैं मिक्स कर गया यहाँ पे। हाइट, यहाँ पे थोड़ी सी हाँ मिक्सचर हो गया, सॉरी बच्चों। यहाँ पे बेसिकली जो डार्फिज्म है ना, वो एक अलग कहानी है। डार्फिज्म के अंदर आपकी हाइट की कमी हो जाएगी। हाइट हाइट नॉर्मल नहीं रहेगी, हाइट छोटी रहेगी। आईक्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आईक्यू जो आपकी ब्रेन डेवलपमेंट है उसके लिए थायराइड हार्मोन चाहिए होते हैं। थायराइड आईक्यू इफेक्ट नहीं होता, ये अपने पास नोट डाउन कर लो। आईक्यू इफेक्ट नहीं होता, वो थायराइड की वजह से होता है। वो मैं मिक्स कर गया था, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, अब आ जाओ अडल्टहुड में। अडल्टहुड में अगर अगर प्यूबर्टी के बाद क्या हो जाए? प्यूबर्टी के बाद हाइपर सिक्रीशन हो जाए। सोचो भाई, प्यूबर्टी हिट हो चुकी है, प्यूबर्टी हिट होने के बाद हाइपर सिक्रीशन हो रही है किसकी? ग्रोथ हार्मोन की। तो ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सिक्रीशन की वजह से क्या होगा? बोलो 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 बोलो। भाई प्यूबर्टी हिट हो चुकी है, अब बोन और ग्रो नहीं कर सकती। तो इसका मतलब है गाइगेंटिज्म तो नहीं होगा। जब गाइगेंटिज्म नहीं होगा तो क्या सिचुएशन देखने को मिलेगी? एक सिचुएशन देखने को मिलती है जिसको आप कहते हो एक्रोमेगैली। सर ये एक्रोमेगैली क्या होती है? इसके लिए मैं एक पिक्चर लेकर आ जाता हूँ, बड़ी जबरदस्त पिक्चर है, ये देखो। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये आपको, अगर इस बंदे को देखो, ये बंदा आपको यहाँ पे नजर आएगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। दिस इज द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ एक्रोमेगाली। अब ये एक्रोमेगाली है क्या? देखो, यहां लिखता हूं, दिस इज एक्रोमेगाली। अब मैंने आपको क्या बता, अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाए अडल्टहुड के अंदर तो हो जाती है एक्रोमेगाली। अब इस एक्रोमेगाली के अंदर क्या हो रहा है? बोन की ग्रोथ और तो नहीं हो सकती, क्योंकि डेवलपमेंट, क्योंकि ग्रोथ तो पूरी हो चुकी है। अब मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि बेसिकली वो बोन की लेंथ तो इंक्रीज नहीं होती, बल्कि बोन की विड्थ इंक्रीज हो जाती है। बोन की विड्थ इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है? आपकी जो खास तौर पे जो जॉ बोन होती है ना, ये जॉ बोन जो है, लोअर जॉ जो मैंडिबल होता है ना, ये बहुत ग्रो कर जाता है। आपकी जो फेलेंजीज होती हैं, जो आपकी हाथ की डिजिट्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, नॉर्मली आपको ये देखने को मिलता है। उसके अलावा सॉफ्ट टिश्यूज का मतलब है जहाँ पे नॉर्मली कोई कैल्शियम नहीं होता, वहाँ पे कैल्सिफिकेशन हो जाती है। भाई इसका काम क्या है? कैल्सिफिकेशन करवाना। तो अगर अडल्टहुड में इसकी जो है वो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली जो है वो आपकी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो एक्रोमेगैली क्लियर है? बोलो भैया, एक्रोमेगैली क्लियर है? ओके। अब सर, अगर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाए आपके अडल्टहुड में, तब क्या होगा? देखो, अगर अडल्टहुड के अंदर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाएगी ना, तो नॉर्मली वो बंदा, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, बट होता ये है कि
फिर उसको कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जैसे लिथार्जिक कंडीशन हो जाती है, थकने लगता है, बहुत जल्दी थकने लगता है, वेट गेन करने लगता है। क्यों? क्योंकि फैट की मोबिलाइजेशन किसका काम है? ग्रोथ हार्मोन का काम है। तो इसको इतना नहीं याद रख सकते। बस मैंने जितना बता दिया ना, दैट इज मोर देन इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा आपने कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कैन वी मूव टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी? चलो, मजा आ रहा है भैया? क्रिएटिनिज्म जब हम पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। आईक्यू डिस्टर्ब नहीं होता। आईक्यू डिस्टर्ब नहीं होता। लेथार्जी, थकावट। ठीक है, हम ब्रेक लेंगे। चलो एक काम करते हैं, वी कैन टेक अ ब्रेक ऑफ जस्ट 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं एंड देन वी विल रिज्यूम। Okay, so now we are going to discuss about the first one is the pars intermedia। पार्स इंटरमीडिया के अंदर आपने कुछ याद नहीं रखना, क्योंकि मैंने आपको बताया पार्स इंटरमीडिया, जिसे आप मीडियन लोब भी कहते हो, ये पार्स इंटरमीडिया जो है ना, ये ह्यूमंस के अंदर रिड्यूस्ड है। ह्यूमंस के अंदर क्या है? रिड्यूस है। सर ह्यूमन के अंदर रिड्यूस क्यों है? क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन के अंदर इसका फंक्शन नहीं है, लोअर एनिमल्स के अंदर ये ज़्यादा डेवलप होता है। अच्छा, इसके बारे में आपने याद क्या रखना है? इसके बारे में सिर्फ आपने एक बात याद रखनी है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करता है, जिसका नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाता है और स्किन में मौजूद मेलानोसाइट्स, जो कि एक पिगमेंटिंग सब्सटेंस रिलीज करते हैं, उसके अंदर जाके ये मेलानिन रिलीज करवाता है। ये मेलानिन आपकी स्किन को डार्क कलर देता है, यानी कि जिसकी स्किन जितनी डार्क होगी उसके अंदर मेलानिन उतना ही ज्यादा होगा। अब ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही रिलीज करता है, बस इतना याद कर लो। आपकी किताब के अंदर खास तौर पे सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर ये बहुत बड़ा भंड है कि उन्होंने इसको एंटीरियर पिट्यूटरी या एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर डाला हुआ है। टेक्निकली अगर एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर डाले तो फिर भी ठीक रहेगा, क्योंकि एडिनो हाइपोफाइसिस इज बेसिकली द पास डिस्टालिस प्लस पास इंटरमीडिया। बट अगर उसे ये पास डिस्टालिस के अंदर डालते हैं, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पार्स नर्वोसा और न्यूरो हाइपोफाइसिस। पार्स नर्वोजा और न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, अब न्यूरो हाइपोफाइसिस के बारे में क्या याद रखना है और इसके अंदर आपने क्या पढ़ना है, तो उस पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि आज हम थायराइड तो कर लेंगे शायद। लेट्स सी क्या होता है। खैर फिलहाल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दे आर द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। याद रखना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी बजाते खुद या पार्स नर्वोजा बजाते खुद, नो हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड। नो हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड इन द पार्स नर्वोजा। पार्स नर्वोजा के अंदर किसी हार्मोन की सिंथेसिस नहीं होती। लेकिन सर आपने तो पढ़ाया कि कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं। बेटा, सिक्रीशन होना इज समथिंग डिफरेंट, सिंथेसिस होना इज समथिंग डिफरेंट। सिंथेसिस नहीं होती, सिक्रीशन होती है। क्या मतलब? बेटा बेसिकली पार्स नर्वोजा से दो बड़े इंपॉर्टेंट हार्मोन आते हैं, अगर मैं यहाँ लिखूं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो बड़े इंपॉर्टेंट हार्मोन्स आते हैं। एक का नाम है ऑक्सीटोसिन और एक का नाम है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या इसे आप वेजोप्रेसिन भी कहते हो। अभी इस पे बहुत डिटेल में डिस्कशन होगी, टेंशन की बात नहीं है। बट ये दोनों हार्मोन्स बनते पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर नहीं है, ये बनते हाइपोथैलेमस के अंदर है। तो लेट सपोज दिस इज द हाइपोथैलेमस। ठीक है, एग्जाम्पल है, ये हाइपोथैलेमस है। देन दिस इज द इनफंडिबुलम और ये आपका आ गया पिट्यूटरी। बड़ी अजीब सी ड्राइंग बनी है, बट चलो मान लो। दिस इज द इंटीरियर पिट्यूटरी, इसकी तो बात हमने करनी ही नहीं है।
इसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड दिस इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये हमारी अभी डिस्कशन है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हमारी डिस्कशन ये है। अब होता ये है, मैंने आपको बताया कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ना, इसके हार्मोन बनते कहाँ पे, इसके हार्मोन बनते हाइपोथैलेमस में, बट सिक्रीट कहाँ से होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। सर हाउ इज दैट पॉसिबल, ये बात आप कैसे कर सकते हैं? ये बात बहुत सिंपल सी है कि आपके पास कुछ बड़े बड़े न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हाइपोथैलेमस से शुरू होते हैं और नीचे तक आते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक ड्राइंग दिखाई थी, एक पिक्चर दिखाई थी। सी दिस पिक्चर, सी दिस वन, सी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर। ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी और पार्स नर्वोसा। अब अगर आप देखो, ये बड़े बड़े आपको सेल्स नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े न्यूरॉन्स नजर आ रहे हैं, जिनकी सेल बॉडी तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस में, लेकिन इनका जो एक्सॉन है वो नीचे तक आ रहा है। और नीचे तक आके ये देखो यहाँ पे कहाँ से यहाँ तक पार्स नर्वोसा तक आ रहा है, और यहाँ पे अपनी सिक्रीशन डायरेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, ब्लड में कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये जो बड़े बड़े सेल्स हैं ना, जो नीचे तक आ रहे हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ बनाऊं तो सी दिस, ठीक है, लेट सपोज ये एक बड़ा सा सेल है, ठीक है, और इस बड़े से सेल से एक एक्सॉन निकल रहा है, और ये एक्सॉन नीचे तक आ रहा है। दिस इज द ब्लड वेसल। और ये जो एक्सॉन है ना, ये अपनी सिक्रीशन यहाँ पे कर रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया, ये जो बड़े बड़े न्यूरॉन्स है ना, इन न्यूरॉन्स को कुछ किताबें कहती हैं मैग्नो मैग्नो सेल्यूलर न्यूरॉन्स। मैग्नो सेल्यूलर न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स कहाँ पे होते हैं, ठीक है, मैग्नो सेल्यूलर न्यूरॉन्स, बड़े बड़े न्यूरॉन्स हैं जिनको आप मैग्नोसेल्यूलर न्यूरॉन्स कहते हो। ये हाइपोथैलेमस में दो जगह होते हैं। एक होता है सुपरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ठीक है, सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस एंड पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। ठीक है, अगर ये नहीं भी याद रखता तो कोई मसला नहीं, ये दो जगहें होती हैं, एक सुपरा ऑप्टिक और पैरा वेंट्रिकुलर। ये दो न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस क्या होते हैं, अगर इस पे अभी देखना है तो जाके वो मेरी नर्वस कोऑर्डिनेशन वाली वीडियो देखो, पैरा वेंट्रिक्यूलर न्यूक्लियस, ठीक है। खैर, न्यूक्लियस क्या होते हैं वो छोड़ दो अभी फिलहाल, ये याद भी रहता है तो ठीक है, नहीं याद रहता कोई मसला नहीं है। तो मैंने आपको बताया ये जो मैग्नोसेल्यूलर न्यूरॉन्स है, ये मैग्नोसेल्यूलर न्यूरॉन्स दो जगह पे होते हैं, सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर, उसका एक्सॉन नीचे तक आ रहा होता है। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। उसके अलावा हमने क्या याद रखना है, उसके अलावा हमने याद रखना है कि हाँ, चलो अब आ जाओ आगे इनकी बेसिक बेसिक कहानी के ऊपर। उस कहानी को हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा सर, सवाल ये होता है कि क्या पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कोई सेल्स नहीं है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सेल्स हैं, जिन्हें आप पिट्यूसाइट्स का नाम देते हो, पिट्यूसाइट्स, ठीक है। ये छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिन्हें आप पिट्यूसाइट्स का नाम देते हो। ये पिट्यूसाइट्स कोई हार्मोन सिंथेसाइज नहीं करते। पिट्यूसाइट्स, ये नहीं भी याद रहता कोई मसला नहीं है। ये कुछ बुक्स के अंदर है, कुछ बुक्स के अंदर नहीं है। जिनके अंदर है वो याद रख लो, जिनके अंदर नहीं है वो भूल जाओ, कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं है, याद रखना चाहो याद रख सकते हो, नहीं याद रखना चाहो नहीं याद रख सकते, ठीक है। चलो, अब मैंने आपको बताया कि कहानी क्या है। अब सवाल ये होता है कि सर एडीएच कहाँ से बनता है, कौन से न्यूक्लियस से निकलने वाले सेल्स बनाते हैं, और वेजोप्रेसिन कहाँ से बनता है, ये भी थोड़ा सा एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। याद रखना कि आपके पास जो एडीएच है ना, ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस के अंदर बनता है ज़्यादा अमाउंट के अंदर, और जो ऑक्सीटोसिन है ये पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस के अंदर बनता है ज़्यादा अमाउंट के अंदर। खैर ये सब आगे की कहानी है, बट स्टिल आप इतना याद रख सकते हो। याद रखना, चाहे ऑक्सीटोसिन हो, चाहे चाहे एडीएच हो, चाहे ऑक्सीटोसिन हो, चाहे एडीएच हो, ये दोनों 9 अमाइनो एसिड के हार्मोन्स हैं। कितने अमाइनो एसिड के हार्मोन्स हैं? 9 अमाइनो एसिड के। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये दोनों 9 अमाइनो एसिड के हार्मोन्स हैं। तो आप ये लिख सकते हो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले तमाम हार्मोन 9 अमाइनो एसिड के हार्मोन्स, सही है।
चलो, ये बात हो गई। उसके अलावा हम क्या याद रख सकते हैं? हम ये याद रख सकते हैं, पहले हम बात करते हैं एडीएच की, फिर हम बात करते हैं ऑक्सीटोसिन की, ठीक है। अब एडीएच क्या करता है और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, चलो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डायूरेसिस क्या होती है। डायूरेसिस का मतलब है, डायूरेसिस, डायूरेसिस का मतलब है किडनी से वाटर लॉस होना, किडनी से वाटर लॉस होना, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द किडनी, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम किडनी इज डायूरेसिस। सर तो ये डायूरेसिस आपने यहाँ पे क्यों पढ़ाया, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन से इसका क्या ताल्लुक है? देखो, डायूरेसिस समझोगे तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन समझ में आएगा। डायूरेसिस, एंटी, एडीएच क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, सही है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इस एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम क्या होगा? भाई डायूरेसिस को रोकना। डायूरेसिस को रोकने का मतलब ये है कि आप बेसिकली क्या करने वाले हो, आप बेसिकली वाटर का लॉस रोकने वाले हो किडनी से। तो यू आर एक्चुअली इनहिबिटिंग द डायूरेसिस। आप किडनी से डायूरेसिस को कब रोकना चाहते हो? आप किडनी से वाटर लॉस को कब रोकना चाहते हो? बहुत सिंपल सा सवाल है मेरा। हाँ भाई, आप किडनी से वाटर लॉस को कब रोकना चाहते हो? मेरी, देखो ये कोई रट्टे वाली बातें नहीं है, ये बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं, और मैं आपको बताऊं ये बहुत आसान है। भाई जब भी आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होगी, जब भी आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होगी, डिहाइड्रेशन का मतलब है कि आपका जो ब्लड है वो कैसा हो जाए, आपका ब्लड हाइपर ऑस्मोलर हो जाए। हाइपर ऑस्मोलर का मतलब है कि आपका ब्लड बेसिकली उसके अंदर वाटर कंटेंट कम हो जाए, जिसे आप हीमो कंसंट्रेशन भी कहते हो, ब्लड कंसंट्रेटेड हो गया, वाटर उसमें से जा चुका है, सही है। जब भी आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है, तो डिहाइड्रेशन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डिहाइड्रेशन हुई, तो डिहाइड्रेशन की वजह से आपकी बॉडी से क्या रिलीज हुआ, एडीएच। और एडीएच ने क्या किया, वाटर लॉस को रोका किडनी से, ठीक है। किसको रोका? वाटर लॉस को। सर ये वाटर लॉस को रोकता कैसे है? याद रखना, ये एडीएच जाता है किडनी के अंदर, और किडनी में भी कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर जाता है, और कलेक्टिंग डक्ट्स के ऊपर जाके आपका काम कर रहा होता है, और काम करने के बाद नॉर्मली जो है वो ये आपका वाटर लॉस को कम करता है। सर कितनी देर में वाटर लॉस को कम करता है? तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर, ठीक है, 5 से 10 मिनट के अंदर। ओके, ओके। देन सवाल ये होता है कि सर एडीएच कब रिलीज होगा? मैंने आपको बताया जब भी आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होगी। डिहाइड्रेशन होने का मतलब ये कि आपकी बॉडी के अंदर जो ऑस्मोलैरिटी है, जो सिंपल केमिकल टर्म अगर मैं इस्तेमाल करूं, ऑस्मोलैरिटी इज द बेटर टर्म। तो ऑस्मोलैरिटी जो है ना, वो जैसे ही कम होगी तो आपकी बॉडी के अंदर ये सारा काम होगा, सही है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं एडीएच की, तो जब भी आपकी बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको मैं ऐसे नहीं लिखता, इसको मैं लिखता हूँ स्टिमुलस दैट एक्चुअली गोइंग टू इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ एडीएच, ठीक है। चलो, स्टिमुलस लिख, वो कौन से स्टिमुलस है जो आपकी एडीएच की सिक्रीशन करवाएंगे? नंबर वन, डिहाइड्रेशन, या आपकी बॉडी के अंदर किसी भी किस्म का क्या हो जाए, हाइपर ऑस्मोलैरिटी हो जाए, आपकी बॉडी में ब्लड कैसा हो जाए, हाइपर ऑस्मोलर हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? अगर आपकी बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए। ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो आप क्या चाहोगे? ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो आपकी बॉडी ये चाहेगी वाटर लॉस ना हो, ताकि और ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम ना हो। ब्लड वॉल्यूम जैसे ही कम होगा तब भी आपका एडीएच रिलीज होगा। उसके अलावा एडीएच कब रिलीज हो सकता है, बोलो? उसके अलावा एडीएच कब रिलीज हो सकता है? आई वॉन्ट योर आंसर्स। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है, बोलो मेरे साथ। चलो, और कभी रिलीज हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर। तो जैसे ही ब्लड प्रेशर लो होगा, ठीक है, लो बीपी,
जैसे ही लो बीपी लो होगा, आपकी बॉडी के अंदर क्या रिलीज होगा? एडीएच रिलीज होगा। अब ये एडीएच ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करता है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब कहा यह जाता है कि ये जो एडीएच है ना, ये एडीएच आपकी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट कर रहा होता है। और ये ब्लड प्रेशर को कैसे रेगुलेट करता है? ये करवाता है वेजो कंस्ट्रिक्शन। लेट सपोज दिस इज द ब्लड वेसल। अगर मैं इस ब्लड वेसल का डायामीटर कम कर दूं, तो डायामीटर कम करने की वजह से क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आप इसे वेजो प्रेशन कहते हो। वेजो प्रेशन, वेजो वेसल, प्रेशन प्रेस करना, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाना। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यू कैन एक्चुअली नो दिस, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि सर व्हाट इज द फैक्टर दैट एक्चुअली इनहिबिट, व्हाट इज द फैक्टर दैट एक्चुअली इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ एडीएच? कौन सा ऐसा फैक्टर है जो एडीएच की सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा? आई वांट योर आंसर। हाँ भाई, वो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो एडीएच की सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा? सिंपल, हाइड्रेशन। आपने ज्यादा पानी पी लिया, आपने ज्यादा पानी पिया, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा? आप चाहोगे कि किडनी से उसको उसको वो निकालो, तो आपकी बॉडी क्या करेगी? एडीएच की सिक्रीशन को कम कर देगी। दिस इज वेरी लॉजिकल पॉइंट। ठीक है, चलो। ये हमारी बात हो गई। किसकी? ये हमारी बात हो गई आपके एडीएच की। चलो, एडीएच का एक क्लिनिकल कोरिलेशन है, वो हम यहीं पे पढ़ लेते हैं, बिकॉज फिर जो है वो उसकी डिस्कशन हमने करनी है। तो चलो क्लिनिकल कोरिलेशन पढ़ते हैं। क्लिनिकल कोरिलेशन के अंदर हम कितनी चीजें पढ़ते हैं भाई? जल्दी बताओ। क्लिनिकल कोरिलेशन के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं? जल्दी बताओ। दिस इज वेरी सिंपल। क्लिनिकल कोरिलेशन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? या तो अगर हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ जाए तब क्या होगा? ओवर सिक्रीशन हो जाए। सिक्रीशन बढ़ जाए तब क्या होगा? और अगर सिक्रीशन कम हो जाए तब क्या होगा? तो दो ही कंडीशन हम पढ़ते हैं। चलो, मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे बताओ कि अगर सिक्रीशन बढ़ जाएगी तो क्या होगा, और अगर सिक्रीशन कम हो जाएगी तो क्या होगा? हाँ, अगर एडीएच की सिक्रीशन बढ़ जाएगी तो क्या होगा, और अगर एडीएच की सिक्रीशन कम हो जाएगी तो क्या होगा? मैं चाहता हूं आप लोग जवाब दो, ताकि दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। ठीक है। हाँ भाई, सोच लिया। चलो, डिस्कशन कर लेते हैं, डिस्कशन जल्दी से कर लेते हैं। ओके। ओके, चलो जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। एंड ये बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ के। देखो, आपका एडीएच का काम क्या था? एडीएच का काम था किडनी से वाटर लॉस को रोकना। अगर अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाए किसकी? एडीएच की, तो बॉडी ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करने लगेगी किडनी से। जब ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करने लगेगी किडनी से, तो इस कंडीशन को आप क्या नाम देते हो? इस कंडीशन को आप नाम देते हो सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। सर, ये आपने क्या कह दिया? सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। सिंड्रोम किसे कहते हैं? सिंड्रोम इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिजीजेस। अब इसके अंदर क्या होता है? सिंड्रोम के अंदर, इस कंडीशन के अंदर क्या होगा? इस कंडीशन के अंदर बहुत सारे मसाइल आएंगे। सबसे पहला मसला क्या आएगा? सबसे पहला मसला ये आएगा कि बॉडी ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करने लगेगी, तो यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाएगा। कंसंट्रेटेड यूरिन देखने को मिलेगा। उसके अलावा क्या देखने को मिलेगा भाई? सोचो, लॉजिकल सी बातें कर रहा हूं मैं। अब ज्यादा वाटर बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है, तो व्हाट अबाउट द
व्हाट अबाउट द अदर थिंग्स, क्या होगा और क्या क्या देखने को मिलेगा? आई वांट योर आंसर्स। बड़ा बड़ा मजेदार टॉपिक है ये। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है? हाइपोनेट्रीमिया। अब सर ये हाइपोनेट्रीमिया क्या है? नेट्रीमिया कहते हैं सोडियम को। सर नॉर्मली ये होना चाहिए कि अगर सब ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है तो सोडियम के लेवल से उसका क्या ताल्लुक है? देखो, अगर मैं बॉडी में देखूं तो बॉडी में नॉर्मल अमाउंट ऑफ वाटर है और नॉर्मल अमाउंट ऑफ सोडियम है। लेकिन अगर मैं ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लूंगा तो अल्टीमेटली वाटर बढ़ जाएगा। वाटर बढ़ जाएगा तो सोडियम कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलो 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 बोलो। बोलो। बेटा अगर तुम लोग चाहते हो मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दूं, पेल दूं, तो मैं पेल दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर चाहते हो कॉन्सेप्ट बनाओ तो मैं बना देता हूँ। यस, रिलेटिवली। भाई सिंपल सी बात है, अगर बॉडी ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगी तो अल्टीमेटली, भाई पहले पहले सिंपल सी बात है, यस दूसरे आइंस का भी होगा, बट हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोडियम। देखो सिंपल एक बैलेंस है वाटर और सोडियम में। अगर मेरी बॉडी वाटर ज़्यादा कर देगी तो अल्टीमेटली सोडियम मेरी बॉडी में कम हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है। खैर, अब उसके अलावा क्या देखने को मिलता है? नौजिया। नौजिया, ठीक है, नौजिया देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलता है? वोमिटिंग, हेडेक, उसके अलावा कंफ्यूजन, मेमोरी प्रॉब्लम, अजीब सा बिहेवियर, वीकनेस। सर सवाल ये होता है कि इस प्रॉब्लम की वजह से, ये प्रॉब्लम होगी क्यों? लंग डिजीज की वजह से, कोई साइको एक्टिव ड्रग्स होती हैं, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो साइको एक्टिव होती हैं, कुछ कीमोथेरेपी होती है, कोई लंग कैंसर्स होते हैं, नॉर्मली वो इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं। सही है। सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायोरेटिक हार्मोन, ठीक है, नाम ना भी याद रखो तो बस इतना याद रख सकते हो। अच्छा, अगर हाइपोसिक्रीशन हो जाएगी तो क्या होगा? सोचो, सोडियम, अगर अगर हाइपोसिक्रीशन हो तो क्या होगा? भाई मैं तीन चार सिम्टम्स लिखूंगा बस। एडीएच का काम क्या है? एडीएच का काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना। अब एडीएच नहीं आ रहा, एडीएच नहीं आ रहा तो क्या होगा? एडीएच नहीं आ रहा तो क्या होगा? पॉलीयूरिया। बट मेरा सवाल आपसे ये है, पॉलीयूरिया का मतलब है यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, यूरिनेशन ज्यादा होगी, क्योंकि किडनी से वाटर लॉस बढ़ चुका है। क्या इस, अगर मैं आपसे बोलूं, एक पेशेंट है, वो डायबिटीज का पेशेंट है, और एक ऐसा पेशेंट है जो जो कि हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच की वजह से आया है, तो दोनों में आप डिफरेंशिएट कैसे कर सकोगे? बहुत सिंपल सा सवाल है भैया। आप, सपोज यू आर अ डॉक्टर, suppose you are a doctor and a patient came to you with the problem of polyuria। डॉक्टर साहब मुझे बहुत यूरिनेशन होती है। आप आप किस तरीके से आप किस तरीके से डिफरेंशिएट करोगे कि आया इसको डायबिटीज हो गई है, या आया इसको हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच है? डायरेक्ट एडीएच का लेवल करवाओगे? नहीं, आप करवाओगे यूरिन डीआर। यूरिन डीआर बोले तो यूरिन डिटेल रिपोर्ट। सर ये हमें क्यों पढ़ा रहे हैं? देखो ये क्लिनिकल क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें क्लिनिकल टॉपिक आता है। अब यूरिन डीआर का फायदा क्या है? देखो यूरिन डीआर का फायदा ये है कि नॉर्मली आपके पास जो ग्लूकोज, जो आपके डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, उनके उनके साथ पॉलीयूरिया तो होता होता है, जब हम डायबिटीज पढ़ेंगे तो उसके अंदर पढ़ेंगे। उनके साथ एक और मसला होता है जिसको आप कहते हो ग्लूकोसूरिया, ग्लूकोस, उनके यूरिन के अंदर ग्लूकोस होता है। तो अगर आपने एक पेशेंट का यूरिन डीआर करवाया और उसको, ऑब्वियस सी बात है, यूरिनेशन ज़्यादा हो रही है, और आपको ये नज़र आया कि उसके यूरिन के अंदर ग्लूकोस भी है, तो आप कंफर्म हो जाओगे इसे क्या है, इसे डायबिटीज़ है। लेकिन अगर एक बंदा आता है और आप उसका यूरिन डीआर करवाते हो और आपको ये मिलता है कि उसके ब्लड के अंदर, उसके यूरिन के अंदर कोई कोई आपके पास क्या नहीं है, कोई आपके पास ग्लूकोज नहीं है, तो आप क्या कहोगे भाई? आप ये कहोगे कि भाई इसको जो है वो डायबिटीज तो नहीं है, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है।
इसका मतलब ये है कि वो आएगा हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच की वजह से, पॉलीयूरिया होगा। पॉलीयूरिया के अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा, बोलो भाई, अगर हाइपोसिक्रीशन हो जाए किसकी, एडीएच की, तो क्या होगा, पॉलीयूरिया। ठीक है, पॉलीयूरिया के बाद क्या होगा, जाहिर सी बात है, जब यूरिनेशन ज्यादा होगी तो थर्स्ट बढ़ेगी, जिसे आप क्या कहते हो, पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया का मतलब है थर्स्ट ज्यादा लगना, इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द थर्स्ट। ठीक है, क्या यहाँ पे पॉलीफेजिया देखने को मिलेगा, मेरा सवाल है, क्या यहाँ पे पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया बोले तो ज्यादा भूख लगना, ज्यादा भूख लगना देखने को मिलेगा, सवाल है बहुत सिंपल सा। नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी डायबिटीज के अंदर पॉलीयूरिया होता है, पॉलीडिप्सिया होता है और पॉलीफेजिया होता है, वहां पे 3 पीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी मैं डायबिटीज की बात करूंगा तो मैं 3 पीस की बात करूंगा, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया का मतलब है भूख लग जाती है, भूख ज्यादा लगती है। इस पेशेंट को भूख ज्यादा नहीं लगेगी क्योंकि इसका मसला तो सिर्फ एडीएच का है ना, एडीएच का काम तो मेटाबॉलिज्म के साथ है भी नहीं। ठीक है, खैर, तो पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, और क्या होगा, और इसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगी। अगर आप देखो, ये कंडीशन कुछ डायबिटीज से मिलती जुलती तो नहीं है, बोलो 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 बोलो, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है क्लिनिकली इसको रिलेट करके। आज से पहले इतने जबरदस्त तरीके से आपने पढ़ा नहीं होगा, इस तरीके से क्लिनिकल कोरिलेशन के साथ पढ़ोगे ना, मजा आ जाएगा। अब ये जो सिचुएशन है ये मिलती जुलती है किससे, डायबिटीज से, इसीलिए मैं इसको कहता हूं डायबिटीज। बट कौन सा डायबिटीज, कौन सा डायबिटीज, डायबिटीज मिलाइटिस, ना भाई ना, इसको मैं कहता हूं, क्या कहता हूं, बोलो भाई, आई वॉन्ट योर आंसर। डायबिटीज, डाया, डायबिटीज, बिटीज इंसिपिडस, diabetes insipidus. It is not diabetes mellitus, it is diabetes insipidus. क्या अगर मैं प्रिसाइजली टर्म इस्तेमाल करूं तो इसे कहता हूं सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, CDI, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। खैर, इसके अंदर आगे आप कहानी देख सकते हो। अच्छा, चलो, क्लियर है, कैन वी मूव फॉरवर्ड। ऑक्सीटोसिन, इसका ट्रीटमेंट क्या है, छोड़ दो, ट्रीटमेंट आपके लेवल पर नहीं है। ठीक है, आ जाओ ऑक्सीटोसिन के ऊपर। चलो ऑक्सीटोसिन पढ़ लेते हैं। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का क्या काम, देखो, चाहे आपके पास एडीएच हो, चाहे आपके पास ऑक्सीटोसिन हो, ये दोनों बनते कहाँ पे, दोनों आपके हाइपोथैलेमस में बनते हैं। अब ये जो ऑक्सीटोसिन है ना, ऑक्सीटोसिन, टॉसिन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करेगा, सही है। नॉर्मली ये क्या करता है, बेसिकली ऑक्सीटोसिन यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द, नंबर वन फंक्शन ये करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन, किसकी कॉन्ट्रैक्शन, प्रेग्नेंट यूट्रस की, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस। गेस्टेशन क्या होती है, गेस्टेशन का मतलब है जो प्रेगनेंसी का टर्म है ना, दैट प्रेगनेंसी टर्म इज कॉल्ड द गेस्टेशन। जब भी प्रेगनेंसी एंडिंग की तरफ आती है तो नॉर्मली आपकी बॉडी के अंदर क्या बढ़ जाता है, यानी कि फीमेल की बॉडी के अंदर क्या बढ़ जाता है, फीमेल की बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है। जब ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है ना, तो बेसिकली आपका यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या स्टार्ट हो जाती है, बोलो बोलो,
यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या स्टार्ट हो जाती है, लेबर, लेबर का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, लेबर मतलब चाइल्ड बर्थ। ठीक है। अब सवाल ये होता है कि सर क्या ऑक्सीटोसिन अगर ना हो तो लेबर नहीं होगा? देखो ऑक्सीटोसिन अगर ना हो ना, तो होता क्या है, ऑक्सीटोसिन अगर ना हो तो होता ये है कि आपके पास लेबर का दौरानिया बढ़ जाता है। इसीलिए वो फीमेल्स जिनके अंदर लेबर का दौरानिया बढ़ जाता है ना, उनको हम ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं। अब लेट्स सपोज दिस इज द यूट्रस। ठीक है, मैं एक यूट्रस बना लेता हूँ। ये एक यूट्रस है। ठीक है। अब ऑक्सीटोसिन कब रिलीज होगा उसको बॉडी से, बॉडी को कैसे पता लगेगा कि भाई अब प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई है? जैसे ही बेबी का जो आपका हेड होता है ना, बेबी का जो हेड होता है वो आपके सर्विक्स पे लगता है। ठीक है, दिस इज द हेड ऑफ द बेबी, दिस इज द हेड ऑफ द बेबी। जैसे ही ये सर्विक्स पे लगता है ना, हेड ऑफ द बेबी सर्विक्स के ऊपर लगता है, तो कुछ न्यूरोनल सिग्नल्स जाते हैं, नर्वस सिग्नल्स जाते हैं आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज करवा देते हैं, ऑक्सीटोसिन रिलीज करवा देते हैं। मैं यहाँ पे इसको सही से लिख देता हूँ, ऑक्सीटोसिन रिलीज करवा देते हैं। ठीक है भैया, ऑक्सीटोसिन रिलीज करवा देते हैं। और ऑक्सीटोसिन एक काम ये कर लेता है। दूसरी बात ये कि ऑक्सीटोसिन का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, पता है किसको क्या काम है? एनीवन? ऑक्सीटोसिन का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हाँ भाई। नहीं 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 नहीं, इजेक्शन ऑफ स्पर्म तो है, बिल्कुल है। प्रोमोट लैक्टेशन, लैक्टेशन क्या है देखो, एक काम तो इसका होगा यूट्रस के ऊपर, दूसरा इसका काम कहाँ पे, दूसरा इसका काम है मैमरी ग्लैंड के ऊपर। लैक्टेशन, लैक्टेशन क्या होती है भाई, लेट सपोज एक बेबी की बर्थ हुई, अब उसे जाहिर सी बात है मिल्क चाहिए फीमेल की बॉडी से। अब जब उसे मिल्क चाहिए तो फीमेल की बॉडी में बढ़ा प्रोलैक्टिन, पीआरएल, प्रोलैक्टिन बढ़ा। ये प्रोलैक्टिन गया मेमोरी ग्लैंड के पास, और उसने क्या किया, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। किसको बढ़ा दिया, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। अब ये मिल्क बन रहा है कहाँ पे, मेमोरी ग्लैंड के अंदर। बट ये मिल्क इजेक्ट कैसे होगा, ये मिल्क जो है वो, जब फॉर एग्जांपल बेबी जैसे ही निपल को सक करेगा तो एक सकलिंग इफेक्ट होता है। सकलिंग इफेक्ट का मतलब है जस्ट लाइक आपने कभी देखा होगा ड्रॉपर बच्चा चूसता है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपका जैसे ही जो सकलिंग इफेक्ट होगा, वो निपल को सक करेगा, अल्टीमेटली उसका मैसेज जाएगा कहाँ तक, ब्रेन तक। और ब्रेन, सॉरी, उसका मैसेज जाएगा पिट्यूटरी तक, और पिट्यूटरी से रिलीज होगा ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, ये ऑक्सीटोसिन आपके आपके लेट सपोज दिस इज द ग्लैंड जो आपकी मिल्क प्रोडक्शन कर रहा है, इसके अराउंड कुछ स्मूथ मसल्स होते हैं, इन स्मूथ मसल्स की क्या करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। तो जब स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अल्टीमेटली ये मिल्क कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो लैक्टेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मिल्क इजेक्शन के अंदर, मिल्क इजेक्शन के अंदर। ठीक है, इसे आप कहते हो मिल्क लेट डाउन और मिल्क इजेक्शन। इस प्रोसेस को आप कहते हो मिल्क इजेक्शन और मिल्क लेट डाउन। चलो इसके क्लिनिकल कोरिलेशंस पढ़ लेते हैं जल्दी से, right? चलो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। दिस ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो कॉल्ड द लव हार्मोन, बिकॉज जब भी आप अपने किसी लव वन को हक करते हो ना, तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी के अंदर किसका लेवल बढ़ जाता है, ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ जाता है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द लव हार्मोन, सही। इसीलिए आपने देखा होगा कि माओ को अपने बच्चों से बड़ी मोहब्बत हो जाती है, क्यों, क्योंकि जब उनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन बढ़ता है उनको बड़ी मोहब्बत हो जाती है। दैट्स अ सेकेंडरी फंक्शन, बट स्टिल आप जो है वो इसे देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े।
बोलो भाई। अब चलो आखिरी कुछ चीजें हैं उनको हम देख लेते हैं। यस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बर्थ हार्मोन, ठीक है। चलो, अब जल्दी से हम देख लेते हैं क्लिनिकल कोरिलेशंस इसके। क्लिनिकल कोरिलेशन की बात करूं तो हमने दो ही चीजें पढ़नी है, हाइपर सिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन और हाइपो सिक्रीशन। हाइपर सिक्रीशन और हाइपो सिक्रीशन। हाइपर सिक्रीशन के अंदर क्या होता है, देखो, अब इसके लिए कोई स्पेसिफिक नाम आपने याद नहीं रखना कि इसकी डिजीज का क्या नाम है, बट हाइपर सिक्रीशन के अंदर क्या होगा, हाइपर सिक्रीशन के अंदर ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन करवाना। तो जब भी ऑक्सीटोसिन बढ़ जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी। नॉर्मली इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यूट्राइन मसल जो है ना वो हाइपरट्रॉफी में चला जाता है। खैर, आप ये याद रख लो कि बस जब हाइपर सिक्रीशन होगी तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी, एक्सट्रीम कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगी। अच्छा, उसके अलावा क्या हो सकता है, उसके अलावा नॉर्मली वो लोग जिनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन बहुत ज़्यादा बनता है, वो बहुत ज़्यादा सोशल बॉन्ड्स बना लेते हैं, ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा लोगों पे ट्रस्ट होने लगता है। इसी तरीके से कुछ किताबें ये कहती हैं, सम स्टडीज सेज दैट द हाई लेवल्स ऑफ ऑक्सीटोसिन कैन नेगेटिवली अफेक्ट द स्लीप स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन बढ़ जाए तो आपकी स्लीप साइकिल डिस्टरबेंस हो जाती है, आप ज़्यादा देर जागने लगते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, मदर जिसने अभी बर्थ दिए एक बेबी को, उसको जागना है, फीड करवाना है, तो स्लीप साइकिल डिस्टरबेंस देखने को मिलती है, ठीक है। स्लीप साइकिल डिस्टरबेंस। अगर हाइपोसिक्रीशन हो जाए, बस ये दो चीजें याद रख सकते हो। अगर हाइपोसिक्रीशन हो जाए तो क्या होगा, अगर हाइपो अगर हाइपोसिक्रीशन हो जाए, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, अगर हाइपोसिक्रीशन होगी तो क्या होगा भैया, बोलो। अगर हाइपोसिक्रीशन की होगी तो क्या होगा, हाइपोसिक्रीशन होगी तो मिल्क इजेक्शन नहीं होगी, मिल्क इजेक्शन नहीं होगी तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। चाइल्ड बर्थ के अंदर प्रॉब्लम आएगी। इसी तरीके से लोग बॉन्डिंग नहीं बना पाते, स्ट्रेस होने लगता है, ट्रस्ट इश्यूज आने लगते हैं। खैर, ये बहुत सारे और भी मसाइल है, बट स्टिल आप जो चीज़ें याद रख सकते हो वो क्या याद रख सकते हो, नंबर 1, नंबर 1, चाइल्ड बर्थ प्रोलॉन्गेशन, चाइल्ड बर्थ प्रोलॉन्ग। नंबर 2, आपका लैक्टेशन प्रॉब्लम्स या मिल्क इजेक्शन प्रॉब्लम्स। नंबर 3, स्ट्रेस। और भी कई सारे मसाइल आते हैं। यहाँ पे आके हमारा जो पिट्यूटरी, यस, ऑक्सीटोसिन से डिप्रेशन भी होता है। पिट्यूटरी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है।